आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि अगर मैंने कल हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है, तो आपको भी कल ही, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको भले से एक्स्ट्रा टाइम लगाना हो, बट कल ही आपको हर हाल में हिस्ट्री को रिवाइज़ करना है। बहुत सारा इस तरीके से वीडियोज़ इकट्ठा मत करिएगा, ठीक है? तो मतलब जिस दिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसी दिन का उसी दिन ख़त्म करो, ताकि नेक्स्ट जब ज्योग्राफी का होगा तो इस तरीके से ना आप 5 दिन में ही अच्छे से पूरा एनसीईआरटी कवर कर लोगे, ठीक है? तो चैनल पे बने रहो, और टेलीग्राम पे मैंने टेस्ट डाला हुआ है, जिसने नहीं देखा है थोड़ा-सा ऊपर जाइएगा, सुबह ही मैंने करा दिया था। और येस, आज जो है आपको पता ही है, 3rd है, ठीक है? 3 जनवरी है, 40% की जो छूट है, उसका ये आज जो है लास्ट है, कुछ घंटे बचे हैं। अगर आपको नोट्स से रिवीजन करना हो तो आप ये नोट्स ले सकते हो। देखिए, मैराथन के बाद से सिर्फ आपका काम होगा रिवीजन का, और इसी नोट से करिएगा, जो नोट्स मैं आपको देने वाली हूँ, क्योंकि इस नोट से 50 प्लस तो गारंटी है कि आपको आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर मैसेज करके ले लो, मैसेज कर देना। अगर आपको लेट भी मैसेज करते हो, मान लो कोई 11 बजे कर रहा है, कोई 11:30 बजे कर रहा है, तो आपको 12 बजे से पहले करना है। 12 बजे से पहले मैसेज कर देना, आप सभी को कम प्राइस में नोट्स मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और स्कोर बताना, क्योंकि आज के जो क्लास, अब जो क्वेश्चंस हैं सारे मैंने करा दिया। देखो, 2018 से लेके हम 2024 तक सब कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, कुछ बाकी नहीं है, कुछ चीज़ें बाकी हैं, वो मैं आपको मैराथन के बाद करा दूंगी, ठीक है? तो चलो स्कोर बताना कि आपके कितने स्कोर आए हैं, क्योंकि इससे आइडिया मिलता है कि आपका प्रोग्रेस हुआ भी है या नहीं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, द टीचिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ शुड फोकस ऑन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। आपको भी पता है कि 6 to 8 में ये किताब का ही नाम है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो आखिर में अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसका फोकस किस पे होना चाहिए? पहला देखो, लिखा है कि राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। देखो, आपको पता है कि हम इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, और स्टडी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स भी पढ़ते हैं, इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और इन दोनों चीज़ें पे हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है? ताकि बच्चों को ये सारी चीज़ें पता चल सके। तो दोनों ही एकदम सही लिखा है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है? तो ये बहुत आसान सा किताब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखो, मैं कोशिश करती हूँ कि ना आपको पूरे ऑप्शंस एक साथ दिखा सकूँ, बट एक्चुअली क्या है ना, छोटी स्क्रीन पे सारी चीज़ें आ नहीं पाती हैं। जैसे कि कई बार एक ऑप्शन छूट जाता है, 2 ऑप्शन छूट जाता है, बट आज मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको सारे के सारे ऑप्शंस दिखा सकूँ। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है कि वाइल प्लानिंग अ स्मॉल स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी विद स्टूडेंट्स, मतलब मैं बच्चों के साथ एक छोटे से समूह में कुछ प्लान कर रही हूँ, ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्फोसाइज्ड, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देना चाहिए? मतलब हम बच्चों का ना छोटा छोटा ग्रुप बना रहे हैं, तो हमारा क्या फोकस होना चाहिए? पहला, टू क्रिएट अ चैलेंजिंग टास्क, मतलब एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना। देखो, अगर ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, और प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ बढ़िया चैलेंजिंग टास्क तो देंगे ही, ताकि मजा आए बच्चों को, क्यूरोसिटी हो, ठीक है? ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। दूसरा, टू टीच स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर, विद्यार्थियों को साथ काम करना सीखना। हाँ, देखो, ग्रुप्स में ना क्या होता है कि अगर आप ग्रुप्स में काम करवा रहे हो तो बच्चों एक दूसरे के साथ सीखते हैं काम करना, ठीक है? थर्ड, टू सेलेक्ट ग्रुप्स थॉटफुली, समूहों का विचारपूर्वक चयन करना। यस, देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि एक ही ग्रुप में कि अच्छा ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ रहूँगा, इसके साथ रहूँगा, और कई टीचर भी बना देती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सारे जो थोड़े से क्रिएटिव माइंड के होते हैं उनको एक साथ डाल दिया जाता है, जो थोड़े से धीमी गति से सीख रहे हैं उनको एक साथ डाल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा ना हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना चाहिए, हेट्रोजीनियस जिसमें हर तरीके का बच्चा हो, ठीक है? तो हमें ग्रुप्स बहुत ही ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना है। तीसरा है कि कंप्लीशन ऑफ टास्क, मतलब भाई मेरा काम कंप्लीट हो जाए, नहीं, कभी भी इस पे फोकस नहीं होता है। हमेशा फोकस होता है कि बच्चे की मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, ना कि सिर्फ काम कंप्लीट हो जाए। तो देखो, सारे ऑप्शन सही हैं, ए बी सी, बस डी नहीं सही है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं, और कल से तो क्लासेस होंगी ही, तो चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कई बार यूट्यूब सेंड नहीं करता है, ठीक है? ये देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द स्टडी ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में क्या सही है? सामाजिक विज्ञान का नेचर कैसा है, क्या चीज़ें सही हैं, एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। और ये आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जहाँ से आपको ना एग्जाम में 8 फरवरी को 110% देखने को मिलेगा, ठीक है?
तो बताइए इसके बारे में क्या सही है? चलो, पहला लिखा है कि समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण में मदद करता है, हेल्प्स इन सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ इशूज़। मतलब अगर आप एसएसटी पढ़ा रहे हो, तो ये चीज़ होती है कि बच्चों के अंदर ना, आपने देखा होगा कि एनालिटिकल जो थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ये डेवलप होती है। क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स आते हैं, आप देखिए हिस्ट्री के, ठीक है, जिसमें पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं कि उस संदर्भ में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज़ मिलते हैं, जियो में अगर आप ज्योग्राफी में देखो, पॉलिटी में देखो, कुछ बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ आते हैं, जहाँ पर बच्चे जो है किसी भी प्रॉब्लम्स को आराम से सिस्टमैटिक वे में एनालाइज़ कर सकते हैं, किसी भी इश्यूज़ को। तो ये तो होता ही है। और बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है एसएसटी, ठीक है। एंड बी देखो, स्टूडेंट्स विल ग्रो अप एंड फाइंड आउट फॉर देमसेल्व्स। विद्यार्थी बड़े होकर अपने आप समझ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप बच्चों को कुछ ना सिखाओ, कुछ ना पढ़ाओ और बच्चा बड़े होकर खुद से समझ लेगा। टीचर का रोल इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है ना कि वो टफ से टफ चीज़ों को बहुत आसानी से समझा सके। सी देखो, लिखा है कि फोकस शुड बी ऑन सब्जेक्ट डिटेल्स रेदर देन अंडरस्टैंडिंग, जो कि एकदम उल्टा लिखा है कि समझ की बजाय विषय विवरण पर ध्यान होना चाहिए। नहीं, हमारा फोकस हमेशा अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखा है। अगर वो बच्चा समझ ही नहीं रहा है तो सारी डिटेल्स बेकार हो जाएंगी। तो समझ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी खत्म। डी देखिए, बिल्डिंग सेंसिटिविटी एंड क्यूरोसिटी एज मच एज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा विकसित करना। जी हाँ, देखो आपने देखा होगा ना, आदिवासी से रिलेटेड या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हम बच्चों को संवेदनशील बनाते हैं ताकि उनके बिहेवियर में चेंजेस आए, रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर सके। बहुत जो भी टॉपिक्स हो, आप उसको ऐसे पढ़ाओ ताकि बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी डेवलप हो। तो ये तो एसएसटी पढ़ाने का के संदर्भ में एकदम सही है। डी तो एकदम सही है, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या क्या सही है, हमारा ए सही है एंड डी सही है, बी और सी गलत है, ठीक है। चलो, तो इसी तरीके से करना है। एंड ये सारे ऑप्शंस मैं आज दिखा ही पा रही हूँ। अगला देखो, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स से एक क्वेश्चंस तो जरूर आएगा। जैसे कि ये प्रश्न देखिए, द राइटिंग्स ऑफ द फॉलोइंग कांट बी एट्रीब्यूटेड एज अ प्राइमरी सोर्स। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है? नहीं जब आए तो थोड़ा सा पॉज ले लीजिएगा, थोड़ा रुक जाइएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि नहीं में हम बहुत गलतियां करते हैं। तो इसमें से ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा लेखन है जिसको हम प्राथमिक स्रोत नहीं मानते हैं। पहला ऑप्शन देखो, मुजफ्फर आलम। देखिए ये प्राथमिक स्रोत नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको बताती हूँ क्योंकि जो मुजफ्फर आलम है वो पहले से जो चीज़ें लिखी होती हैं उसका वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। अबुल फजल अगर आप हिस्ट्री मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो ये अकबर का तो दरबारी इतिहासकार था। इसने तो अकबरनामा में भी आपको याद आ रहा होगा, अकबरनामा लिखा है इसने, आईने अकबरी इसने लिखा है। तो ये तो प्राथमिक सोर्स हो गया ना, इसने खुद ये लिखा है। अब इनकी किताबों से एनालाइज कर दो तो वो तो सेकेंडरी हो गया। रास सुंदरी देवी, ये भी मैंने आपको बताया है, इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आमार जीवन, याद आ रहा होगा आपको। तो ये तो प्राथमिक स्रोत है। जियादुन बर्नी, इसने भी लिखा हुआ है कुछ, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सारी डिटेल्स, ये रहा देखिए। जो जियादुन बर्नी है उसने क्या लिखा है, तारिक ए फिरोज शाही। ये नाम याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही पूछा जाएगा, बट पता होना चाहिए किसने क्या लिखा है। दिल्ली सल्तनत का जो समकालीन इतिहासकार था ये, तो ये भी तो प्राइमरी सोर्स हो गया, ठीक है। राज सुंदरी देवी, इन्होंने लिखा है अमार जीवन, अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है इन्होंने, तो ये प्राइमरी हो गया। अबुल फजल अकबरनामा आईने अकबरी लिखा है, ठीक है। बट जो मुजफ्फर आलम है ये एक मॉडर्न हिस्टोरियन है, ठीक है, जो पुराने स्रोत जो होते हैं ना उसके आधार पर हिस्ट्री लिखते हैं। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है ना कि इन्होंने पुराने स्रोतों का यूज किया है, तो ये सेकेंडरी सोर्स हो गए मुजफ्फर आलम। तो इस तरीके से आपको हमेशा ही जो है क्वेश्चंस को एक बार पूरा अच्छे से देखना है क्योंकि इसमें पूछ रहा है नहीं माना जा सकता है। और क्या नहीं होगा, मुजफ्फर आलम, ये प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माने जा सकते हैं। बाकी के जितने भी हैं ये सब प्राथमिक स्रोत हैं, ठीक है। चलिए 81 भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक तरीके का ये पूरा आपका रिवीजन हो रहा है क्योंकि जो चीजें हमने इतने समय से पढ़ा है सब मिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज वुड बी रॉन्ग टू यूज
इफ़ यू हैव टू इंट्रोड्यूस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किसका प्रयोग गलत है। आपने देखा होगा कि हमने हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, फिर हमने मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ा है, फिर हमने क्लास 8 में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है। याद होगा आपको, हमने तीनों हिस्ट्री पढ़ा है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाना है, तो इसमें से आप किसका यूज़ नहीं करोगे। गलत पूछा है, किसका प्रयोग गलत है, किसका हम यूज़ नहीं करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, क्लास 6 में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको केव पेंटिंग्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से हमको गुफाओं के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स मिली जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिला। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई हुई है क्लास 6 में। ठीक है, हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखा, शिलालेख, इंस्क्रिप्शन से बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं पास्ट की, ये भी हमने देखा। मैन्युस्क्रिप्ट, ये तो पहला ही चैप्टर है जिसमें हाथ से लिखी हुई, जो मैंने आपको बताया था ना, पांडुलिपियां हो गई, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, ये सब आपके एंशिएंट हिस्ट्री का ही है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाना है तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। बट ये मिनिएचर पेंटिंग जो है ना, ये आपका एंशिएंट का नहीं है, ये आपका मेडाइवल का है। और मैंने आपको ये क्लास 7th की हिस्ट्री में पढ़ाया है जब हम मेडाइवल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाना है तो किसका प्रयोग आप नहीं करोगे। ऑप्शन नंबर 2 का हम प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है। पढ़ाना है तो आप केव पेंटिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट का यूज करिए। ठीक है, तो गलत वाला पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चंस में क्या करूँ मैं, सारे मतलब कुछ ऑप्शंस नीचे चले गए हैं। चलो खैर, 2 ही ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाती हूँ, फिर पहले एक बार क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर मैं आपको दोनों ही ऑप्शंस एक साथ दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ सोशल साइंस टीचर क्रिटिकली एड्रेसेस व्हाइल डिस्कसिंग द थीम एडवर्टीजमेंट। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। विज्ञापन, विज्ञापन आपके सामने आता ही रहता है, जब भी आप यूट्यूब खोलते होंगे बीच बीच में ऐड आते हैं ना, विज्ञापन आता है, हर एक टॉपिक से आता है। पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, ब्यूटी से रिलेटेड हो गया, कुछ प्रोडक्ट हो गया, तो अलग अलग टाइप के एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो वही पूछ रहा है कि विज्ञापन विषय पर, इस पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान शिक्षक किन मुद्दों पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकता है। मतलब अगर मुझे क्लास में एडवर्टीजमेंट पर डिस्कशन करना है तो नीचे जो 2 मुद्दे दिए गए हैं इसमें से मैं किस पे बच्चों के साथ आलोचनात्मक चर्चा कर सकती हूँ। मतलब जहाँ पर अलग अलग मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू हो, क्रिटिकल थिंकिंग जिससे डेवलप हो। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस हैं, बताओ किस में हम चर्चा कर सकते हैं। चलो अब मैं इसको थोड़ा ऐसे करती हूँ, यही 2 ऑप्शन है। एक आपका है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, अपील टू द पर्सनल इमोशंस, और दूसरा है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी। तो अगर आप इस पे डिस्कशन कर रहे हो तो इसमें से कौन से 2 ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, इन दोनों में से कौन सा मुद्दा हो सकता है जिस पर आप आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हो एडवर्टीजमेंट पे। तो ये लिखा है कि व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, अपील टू द पर्सनल इमोशंस। देखो जब भी हम एडवर्टीजमेंट, आपके साथ भी होता होगा, जब भी कोई एडवर्टीजमेंट आता है ना, बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक से आते हैं, तो वो हमेशा इन्फ्लुएंस करता है हमारे, जो हमारे इमोशंस हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, बहुत से इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी, जो हमारे सोसाइटी में हो रहा है, हमारे कंट्री में हो रहा है। हमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि आज भी जो इक्वालिटी है एक मुद्दा तो है ही। तो ये दोनों चीज़ों पे आप आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों के वन लाइनर आंसर नहीं है ना, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हम इस पर कर सकते हैं, बच्चा ये भी सोच सकता है ना। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ए एंड बी। तो बस यही क्वेश्चन था 83 का, जिसमें हमारा व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील ये भी सही है और समता के मुद्दे ये भी सही हैं, बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है ना, वो हमेशा ही हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, ये तो होता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 84 नंबर का। इतने ही ऑप्शंस है, इसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए क्या लिख रहा है कि डिस्कस फ्यू मोर रीजंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न। मतलब जो लैंड यूज पैटर्न है ना, भू उपयोग जो पैटर्न है, इसके परिवर्तन के उत्तरदायी, मतलब इसके जो चेंजेस हो रहे हैं इसके कुछ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारण पर चर्चा करो कि ये जो लैंड यूज पैटर्न है इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इसके और क्या क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, हम बच्चों को बोल रहे हैं।
अब ये ऊपर दिए गए जो प्रश्न है, इसके संदर्भ में एक समाज विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप बच्चों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होगे? देखो, क्लास में आप पढ़ा रहे हो और आप बच्चों से कह रहे हो कि अच्छा बच्चों ये बताओ, ये जो लैंड यूज़ पैटर्न हो रहा है, ये जो भू उपयोग प्रतिरूप में जो परिवर्तन आ रहे हैं, इसके और भी कुछ कारण पे आप विचार करिए, आप सोचिए, चर्चा कीजिए, ठीक है? तो ये जो प्रश्न मैंने पूछा, तो मैं बच्चों के अंदर कौन-सा ऐसा चाहूँगी कि स्किल्स डेवलप हो, किसका मैं मूल्यांकन करूँगी? क्या मैं ये चाहूँगी कि बच्चे क्लासिफ़ाई कर पाएँ कि ये जो लैंड यूज़ पैटर्न में जो चेंजेज़ आ रहे हैं, इसके रीज़न को ये क्लासिफ़ाई करने की स्किल्स उनमें डेवलप हो? या फिर बच्चे इसको जनरलाइज़ कर पाएँ, सामान्यीकरण कर देना? जनरलाइज़ तो होगा नहीं, देखो पहले ही हटा देना, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों से कुछ और कारण की बात कर रहे हैं और कारण में आपका जनरलाइज़ नहीं होता है, ठीक है? परिणाम निकालना, इन्फरिंग, देखो बच्चों से मैंने ये नहीं कहा है कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। मैं बोल रही हूँ कि आप इस पे चर्चा करो ना कि क्या और कारण हो सकता है, ये जो लैंड यूज़ पैटर्न है। परिणाम निकालने की तो बात नहीं हो रही है, ठीक है? और ये जो पहला लिखा था क्लासिफ़ाई करना, तो क्लासिफ़ाई करना तब हम कहते जब 2 चीज़ों पे बात हो रही हो। यहाँ पर सिर्फ़ लैंड यूज़ पैटर्न की बात हो रही है, ठीक है? क्वेश्चन्स की डिमांड ज़रूर देखिएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाइपोथेसिस, परिकल्पना करना। और एक चीज़ याद रखिए, जब भी किसी भी ऑप्शंस में आपको लगता है कि यार ये 3 तो समझ ही नहीं आ रहा और कहीं आपको दिख जाए ना हाइपोथेसिस, परिकल्पना करना, हमेशा इसके साथ जाना। ये बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये हाइपोथेसिस क्या करता है ना, बच्चों के अंदर जो इमेजिनेशन पावर है ना, इमेजिन करने की जो स्किल्स होती है ना, इसको प्रमोट करता है। इसमें क्या है ना कि बच्चे इमेजिन करेंगे कि अच्छा ये जो लैंड यूज़ पैटर्न अभी फ़िलहाल में क्या हो रहा है, और वो सोचेंगे, इमेजिन करेंगे कि क्या-क्या इसमें और कुछ कारण हो सकता है, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर 4, हाइपोथेसिस करना, परिकल्पना करना, ठीक है? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 85। देखो इसमें क्या लिख रहा है कि टू फ़ैमिलियराइज़ स्टूडेंट्स विद द थीम, मतलब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, विच वुड बी द बेस्ट पेडागोजिकल मेथड, ठीक है? पूछ रहा है कि जो प्राकृतिक वनस्पति है, जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वन्य जीवन है, वाइल्ड लाइफ है, इस विषय वस्तु से बच्चों को आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो, तो इसके लिए ना बेस्ट पेडागोजिकल मेथड क्या होगा? मतलब आपको बच्चों को पेड़-पौधे, कुछ नेचुरल वेजिटेशन दिखाना है, कुछ पेड़-पौधे, वाइल्ड लाइफ मतलब कुछ जीव-जंतु आपको दिखाना है, और ये चीज़ें अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो इसके लिए ना बेस्ट शैक्षणिक विधि क्या होगी? कौन से ऐसे मेथड से आप पढ़ाओगे जहाँ पर बच्चों को डायरेक्ट एक्सपोज़र मिले, बच्चे डायरेक्ट प्रत्यक्ष ज्ञान सीख सकें, एक्सपीरियंस हो सके, ठीक है? वो पूछ रहा है। पहला देखो लिखा है कि एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दो, मतलब कोई वृत्त पशु और इससे नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्री दिखा दीजिए। चलिए ठीक है, ये मान सकते हैं, बट क्या पता इससे और भी बेस्ट आंसर हो। दूसरा है विजिट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, येस ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा। व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना नहीं, यहाँ पर पैसिव लर्निंग हो जाएगी। पाठ्य पुस्तक का टेक्स्ट बुक हुई, रीडिंग करा दो, डिस्कशन करा दो, नहीं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है ना कि सर्वोत्तम आपसे पूछा है, बेस्ट पेडागोजिकल मेथड पूछा है। ऑप्शंस में ध्यान दीजिएगा, राइट नहीं बेस्ट पूछा है। और बेस्ट तो तभी होगा ना जब बच्चों को डायरेक्ट एक्सपोजर मिले, बच्चे जो है एक्टिव लर्निंग हो, जहाँ पर बच्चे खुद जो है सीखें देख कर। और आपको भी पता है कि जब हम कोई चीज़ देख कर, सुनकर, सीखते हैं, तो वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, समझ ज़्यादा बेहतर होती है। सो ऑप्शन नंबर 2, विजिट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर लेकर जाओ, दिखा दो सारी चीज़ें, ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर 2 हो गया। 86 देखिए। अब देखो इसमें सारे ऑप्शंस ही नहीं आ रहे हैं, 3 ऑप्शन से नीचे चले गए, 1 ऑप्शन यहाँ पे चला गया। चलो ठीक है, ये पहला ऑप्शन भी मैं उसके साथ ही अभी लिख देती हूँ। पहले इसे देखें क्या क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कार्टून्स इन अ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में कार्टून की क्या भूमिका है? आपने देखा होगा, एक यहाँ पर मैं कार्टून की फ़ोटो भी लेकर आई हूँ, ये देखिए। अगर आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की बुक्स में ना इस तरीके के कार्टून्स बहुत मिलते हैं। इवन पॉलिटी में तो बहुत ज़्यादा मिलता है। जब हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे इस तरीके के हमें कार्टून्स मिलते हैं। तो क्या ये कार्टून सिर्फ किताबों को कलरफुल बनाने के लिए है, या फिर बच्चे बोर ना हो सिर्फ इसलिए है? नहीं। देखो कार्टून किस लिए बनाया जाता है, इससे क्या होता है ना कि बच्चों की जो एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो डेवलप होती है। बच्चे इस फोटो से सीख पाते हैं कि अच्छा इस कार्टून में क्या क्या चीज़ें बताया जा रहा है, इसे खुद से कहानी भी बनाना सीखते हैं। अब जैसे ये कार्टून है, इसमें ये बच्चा सोच रहा है कि दैट इज़ माय क्वेश्चंस, विल डेमोक्रेसी सर्वाइव, कि क्या डेमोक्रेसी चलेगी? बेसिकली यहाँ पर 1990 में आपको पता ही है कि भारत में सरकारें बदल रही थी, तो इसी को लेकर है। तो ये कार्टून से ही बहुत सारी चीज़ें बच्चे समझ सकते हैं।
जो एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो डेवलप होगी। ठीक है, तो कार्टून इसीलिए हम बनाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि बेसिकली कार्टून से क्या होता है कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग और कनेक्शन विद रियल लाइफ ये होता है। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा है, पहला ही देख लेते हैं, पहला देख लेते हैं कि इसमें क्या सही है। कार्टून की क्या भूमिका है? पहला लिख रहा है कि नो रोल्स एज कार्टून आर इमेच्योर, मतलब कार्टून की कोई भूमिका नहीं है, कार्टून्स तो इमेच्योर होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कार्टून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और बाकी के 3 ऑप्शंस यहाँ पर हैं। बताइए, दूसरा लिखा है कि मेनली यूज्ड एज फिलर सो दैट टेक्स्ट बुक लुक्स अट्रैक्टिव, मतलब सिर्फ किताब को भरने के लिए ताकि वो अट्रैक्टिव दिख सके। ठीक है, मेक्स क्लास एंजॉयबल एज द सब्जेक्ट इज बोरिंग, एसएसटी बहुत बोरिंग है तो थोड़ा सा इससे आनंद बना रहता है। अच्छा, 4 देखो लिखा है रेजेस बेसिक इशूज एंड मेक इट रिलेटेबल टू स्टूडेंट्स, मूलभूत मामलों को उठाकर बच्चों को इससे जोड़ना। यस, देखिए, हम सिर्फ किताबों को भरने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, हम सिर्फ एन्जॉयबल के लिए नहीं कि ये एसएसटी बोरिंग है, नहीं। हमारा मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है ना कि हम इस किसी भी कोई बहुत सारे कार्टून्स हैं अलग-अलग चैप्टर के हिसाब से, तो वहाँ से हम बेसिक इश्यूज़ को उसके थ्रू उठाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा जब ये ग्राम पंचायत वाला था, इवन नगर निगम वाले में तो बहुत सारे कार्टून बने हुए हैं कि घर रोड खराब है, बिजली सही नहीं है, गंदगी है, कहाँ पर जाएँ? तो छोटे-छोटे कार्टून्स बने हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो बच्चे इनको देखकर क्या करते हैं, बेसिक इश्यूज़ को उठा सकते हैं। बच्चे इसके के साथ कनेक्ट करते हैं। उनकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है ना वो डेवलप होती है कार्टून से। तो रेजेस बेसिक इश्यूज एंड मेक्स इट रिलेटेबल टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को इसे जोड़ना इज बेस्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। बाकी नहीं भी पता है तो भी 3 ऑप्शंस तो बेकार ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 86 का है। ठीक है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा सही है। चलिए 87 देखिए, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कंसीडर स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड। ठीक है, जो रंग भेद की प्रथा थी ना उस पे ए और बी पर विचार करो। आपको पता ही होगा रंग भेद मैंने आपको पढ़ाया भी था, जहाँ पे जो नॉन वाइट पीपल होते थे वो वोट नहीं डाल सकते हैं, इवन इक्वालिटी भी नहीं थी। ठीक है, रंग भेद की प्रथा जिसको बाद में खत्म किया गया। तो वही पूछ रहा है कि जो रंग भेद है, जो अपार्थेड है, इस पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, बताओ क्या सही है। ये रहा आपके सामने, रंग भेद की प्रथा। पहला लिखा है कि इट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेसेस बट अलाउड ऑल द राइट टू वोट। यह प्रथा जो है, जो रंग भेद प्रथा है, वो जातियों के बीच भेदभाव कम करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। एकदम गलत। जो नॉन वाइट जो पीपल थे ना वो तो वोट ही नहीं डाल सकते हैं, उनको अलाउ ही नहीं था, तो ये तो गलत ही हो गया। बी, इट प्रिवेंट्स मिंगलिंग ऑफ रेसेस बट गिव्स इक्विटेबल पब्लिक फैसिलिटीज टू ऑल। ये कह रहा है कि यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। नहीं, जो ये रेसेस था, ये जो रंगभेद प्रथा था, इसमें तो इक्वालिटी ही नहीं थी कि सभी को समान फैसिलिटीज मिले। एकदम गलत, दोनों के दोनों ही गलत है। ये रंगभेद प्रथा से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैं यहाँ पर आपको करा दी हूँ। ठीक है, तो दोनों ही गलत है, नीदर ए नॉर बी। ठीक है, तो दोनों ही गलत हैं, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। और ये आपने मे भी पढ़ा हो तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और देखिए यहाँ पर इसलिए ये क्वेश्चंस भी मैं लेकर आई हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें समानता बिल्कुल नहीं थी, ना तो वोटिंग राइट्स था, जो अपार्थेड जो डिनाई वोटिंग राइट्स एंड इक्वालिटी, दोनों ही चीज़ें नहीं थी। मीन्स दैट अंडर रंग भेद प्रथा नॉन वाइट पीपल, जो इसको क्या बोलते हैं, गैर श्वेत जो लोग थे ना, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, इवन उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। ठीक है, दे हैड फ्यूअर राइट कंपेयर्स टू वाइट पीपल। वाइट पीपल जो थे, गोरे लोग थे, उनके कंपेयर में बहुत ही कम अधिकार थे उनके पास। ठीक है, उनको वोट डालने का बिल्कुल अधिकार नहीं था और ना ही समान अधिकार मिलता था। और ये क्वेश्चंस एकदम ही ऑपोजिट लिखा है दोनों ही ऑप्शंस में, इसलिए दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट हो गई और बस कल की क्लास हो जाए अच्छे से, ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर कि मैं आपको एसएसटी जो इतने महीने से हम पढ़ रहे हैं उसका एक जिस्ट दे पाऊँ ताकि आपका रिवीजन हो पाए और रिजल्ट अच्छा है, वही एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है होगा मेरे लिए। तो बस कल की क्लास, अगर जो भी क्लासेस होगी ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है उसी दिन ख़त्म करना, क्योंकि वीडियोज़ इकट्ठा हो जाएंगी, आप कुछ नहीं देख पाओगे। ठीक है, एंड 40% ऑफ है तो कुछ घंटे बचे हैं, इसका फ़ायदा उठा लो, क्योंकि मैराथन के बाद रिवीजन ही काम आएगा। तो चलो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।